नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। कल बच्चों हमने इस लेसन के अंदर उत्तरजीविता का अर्थ समझा था और इसके साथ साथ हमने वृद्धि और विकास के बारे में भी अध्ययन किया था। वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विभिन्न प्रकार के विकासों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संवेदनात्मक विकास है ना, मानसिक विकास है, भावनात्मक विकास है, सामाजिक विकास है ना। तो इन सभी विकासों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विकास। किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाला जो विकास है, विकास के विभिन्न क्रम कौन से होते हैं, कितने प्रकार का विकास जो है व्यक्ति के जीवन में होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विभिन्न विकासों को हम निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, संवेदनात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भाषा संबंधी विकास है, सामाजिक विकास है और भावनात्मक विकास है और व्यक्तिगत विकास है। इन सभी विकास के बारे में हम जो है इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम शारीरिक विकास। देखो बच्चों, शारीरिक विकास का अर्थ हमें नाम से ही मालूम चल रहा है। शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास, शरीर के विभिन्न भागों का विकास, है ना। जैसे लंबाई में वृद्धि होना, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होना। तो इसका संबंध हम ले सकते हैं कि गर्भधारण के समय से लेकर के और जन्म के बाद से लेकर के और वृद्धावस्था तक शरीर के विभिन्न भागों के अंदर, उसकी संरचना के अंदर उसमें विभिन्न प्रकार के जो है फिजिकल जो चेंजेस आते हैं, उसे हम कहते हैं शारीरिक विकास, है ना। तो ये हमारा शारीरिक विकास कहलाता है। फिर चलते हैं हम क्रियात्मक विकास क्या होता है। तो शारीरिक विकास का मतलब समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके शरीर के विभिन्न भागों में उसकी लंबाई में वृद्धि होना, उसके भार में वृद्धि होना, उसके शरीर के अंगों का विकास होना, ये क्या कहलाता है? शारीरिक विकास कहलाता है। अब आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं? देखो बच्चों, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि क्रियात्मक विकास का मतलब ये है कि इसका संबंध शारीरिक गतिविधियों से नियंत्रण से है। मतलब शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण, है ना। विभिन्न प्रकार की शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं उन पर नियंत्रण कोई हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं, या फिर इसको मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। अब ये जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ये जो क्रियात्मक विकास होता है, इसको दो भागों में बांटा है। दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। अब शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण इसका अर्थ क्या है? गतिविधियों पर नियंत्रण का अर्थ यहाँ पर यह है कि शरीर की पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण। हमारे शरीर के अंदर जो भी पेशियां हैं, उनकी गतिविधियों पर जो नियंत्रण होता है, उसी को हम कहते हैं क्रियात्मक विकास। अब क्रियात्मक विकास जो होता है, ये बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल क्रियात्मक विकास और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब स्थूल क्रियात्मक विकास जो होता है, इसका संबंध शरीर की बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां होती है, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंधे हैं, हमारी जांघें हैं, ऊपर की भुजा है, नीचे की निम्न भुजा है, हमारा उदर है, पीठ है, इनकी जो पेशियां हैं, इनकी जो गतिविधियां हैं, इनका जो नियंत्रण है, वो कहलाता है हमारा स्थूल क्रियात्मक विकास। समझ में आया? और दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म जो है वो क्रियात्मक विकास, है ना। और इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप ही हम बैठ पाते। स्थूल क्रियात्मक जो विकास होता है कंधों के कारण, जांघों के कारण, ऊपरी भुजा, पाँव है, हमारे पीठ है ना। तो इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण के कारण ही हम बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, झुक पाते हैं, चल सकते हैं, है ना। अपने हाथों की भुजाओं को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये विकास क्या कहलाता है? स्थूल मोटर विकास कहलाता है, स्थूल क्रियात्मक विकास कहलाता है। और दूसरे प्रकार का विकास होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब देखिए बच्चों, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो होता है, इसका संबंध होता है कि इसका संबंध भी होता तो पेशियों से ही है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी पेशियां होती हैं, छोटी पेशियों पर नियंत्रण से इसका संबंध होता है। इसको कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब क्या है? हमारे शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है, उसको कहते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास। और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी पेशियां हैं, इन छोटी पेशियों
की गतिविधियों पर जो नियंत्रण होता है उनको हम कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी कलाई है, हमारी उंगलियां हैं, अंगूठे की पेशियां हैं, ये सब क्या दर्शाती है? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को दर्शाती है। अब देखिए, जैसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास की एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसके अंदर जैसे उंगलियों से हम बटन बंद करते हैं अपने, है ना, अपने शर्ट के बटन बंद करना, ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है ना। इसके अंदर छोटी छोटी पेशियां, हमारी उंगलियों की पेशियों से हम जो है बंद करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं और फिर उससे जो है बटन बंद करते हैं। फिर या फिर हमें लिखना, जब हम लिखते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें हमारी सूक्ष्म पेशियों का नियंत्रण होता है ना। सूक्ष्म पेशियों के द्वारा जो नियंत्रण होता है, सूक्ष्म पेशियों की गतिविधियों पर जो नियंत्रण होता है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। समझ में आया? तो क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं? क्रियात्मक विकास का संबंध शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण से है। शारीरिक गतिविधियों का संबंध किससे है? हमारे शरीर की पेशियों के नियंत्रण से है। पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है। और हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की पेशियां होती है, तो बड़ी पेशियां और एक सूक्ष्म पेशियां। तो बड़ी पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण जो है वो स्थूल क्रियात्मक विकास कहलाता है, और छोटी पेशियों की गतिविधियों पर जो नियंत्रण है उसे हम सूक्ष्म जो है वो क्रियात्मक विकास कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम पुस्तक के पन्ने पलटते हैं तो उंगलियों से हम पलटते हैं, है ना, तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो गया। सिलाई करते हैं उंगली से, है ना, या बुनाई करते हैं तो किससे करते हैं? हम उंगलियों से करते हैं। तो इसके अंदर छोटी सूक्ष्म पेशियों का कार्य होता है ना, उन्हीं की गतिविधियों पर नियंत्रण होता है, तो इसे हम कहेंगे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। समझ में आया? अब चलते हैं बच्चों आगे, संवेदनात्मक विकास। देखिए बच्चों, संवेदनात्मक विकास का संबंध जो होता है, देखो संवेदनात्मक यानी हमारे सेंस ऑर्गन, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंस डेवलपमेंट भी कहते हैं, सेंसरी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका संबंध हमारे सेंस ऑर्गन से होता है ना। जैसे सेंस ऑर्गन कौन से हैं? जैसे हमें देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श करने में और स्वाद महसूस करने की विभिन्न संवेदी क्षमताओं का जो विकास होता है, इसी को हम संवेदनात्मक विकास कहते हैं। समझ में आया? अब हालांकि शिशु के जन्म के समय से ही जो है उसकी संवेदनात्मक क्षमताएं जो होती है पर्याप्त रूप से विकसित होती जाती है, और आयु बढ़ने के साथ साथ ये और अधिक परिष्कृत और विकसित होती जाती है। बिल्कुल सही है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको सिर्फ मीठा ही पसंद होता है ना, तो वो चॉकलेट बहुत खाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है स्वाद जो कलिकाएँ होती है उसमें जो है मीठे के स्वाद की जो कलिकाएँ होती है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिसके कारण उसको सिर्फ मीठा ही स्वाद जो है वो सबसे पहले महसूस होता है, और ज़्यादा वो मीठा ही खाना पसंद करता है ना। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके सेंस ऑर्गन जो होते हैं विकसित होते जाते हैं, है ना। उसका देखना, उसका सूंघना हर चीज़ को, है ना, और स्पर्श करके किसी चीज़ को पहचानना, सुनना, है ना, तो ये सभी सेंस ऑर्गन उसके ठीक ढंग से कार्य करने लगते हैं, उनका विकास होने लगता है। उदाहरण जैसे कि कोई भी नवजात शिशु किसी चेहरे या वस्तु पर अपनी आँखों कोई भी नवजात शिशु किसी के चेहरे या वस्तु पर अपनी आंखें जो है तभी केंद्रित करता है कि जब वह चेहरे जो है 8 इंच तक की दूरी पर होता है ना। यानी कहने का मतलब ये है नवजात शिशु जो है 8 इंच की दूरी पर ही जो है किसी के चेहरे को हल्का फुल्का पहचान पाता है, यानी सिर्फ अपने माँ को ही पहले पहचान पाता है। धीरे धीरे इसके सेंस ऑर्गन जैसे जैसे डेवलप होते हैं फिर वो अपने घर के अंदर दादा दादी पापा सबको पहचानने लगता है, जो उसको प्यार करता है उसको पहचानने लगता है, उसके बाद जाता है ना। तो क्रमिक रूप से बच्चों की देखने की क्षमता भी विकसित होती है, इनकी सूंघने की, इनकी टेस्ट की, है ना, और इनकी सुनने की, इनकी पहचानने की, ये सेंस ऑर्गन का धीरे धीरे विकास होता है, जिससे कि वे अपने आंखें जो है दूरस्थ तथा निकट वस्तुओं पर जो है केंद्रित करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके सेंस ऑर्गन जैसे जैसे विकसित होते हैं उनका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता जाता है। तो इसे हम कहते हैं संवेदनात्मक विकास। यानी कि संवेदनात्मक विकास का मतलब ये है कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद महसूस करने की संवेदी क्षमताओं का जो विकास होता है बच्चों में, उसे हम क्या कहते हैं? संवेदनात्मक विकास कहते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका संबंध बच्चों के जन्म से लेकर सोचने विचारने की क्षमताओं के प्रकट होने तक होता है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें सोचने विचारने की, कल्पना शक्ति करने की, तर्क वितर्क करने की क्षमताओं का विकास होता रहता है।
और धीरे धीरे उसमें जो है संज्ञानात्मक गुणों का विकास होता रहता है। वो किसी भी वस्तु को पहचानने में, उसका ऑब्जर्वेशन करने में फिर सक्षम होता है। और सोचने विचारने के हमारे तरीकों में ये अंतर हमारी मानसिक संरचनाओं और अनुभवों को समझने में आए बदलावों के कारण ही होता है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास होता है, हम संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक विकास ये एक तरह का मानसिक विकास के द्वारा ही हम किसी वस्तु के बारे में, किसी के भी बारे में सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है। हम तर्क वितर्क कर पाते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, कब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, ये और तर्क वितर्क करते हैं हम, है ना। और हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है किसके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास के द्वारा और मानसिक विकास के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए संज्ञानात्मक विकास के यदि हम एग्जाम्पल दें कि एक छोटा शिशु जो होता है वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि उसकी आंखों से ओझल वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है ना। यानी कि छोटे शिशु के सामने यदि हम कोई वस्तु लाएंगे, उसे दिखाएंगे, तो वो उसको बार बार नहीं पहचान पाता है। ऐसे लगता है कि उसके सामने वो वस्तु है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु यही शिशु जब 1.5 या 2 वर्ष का हो जाता है तो ये समझने लग जाता है। फिर भले ना उसके सामने वो वस्तु नहीं हो, वो तुरंत उसको पहचान लेता है उसका नाम आते ही, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अब उस बच्चे का जो है वो संज्ञानात्मक विकास हुआ है ना, उसका मानसिक विकास हुआ है, जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को पहचान पा रहा है। चाहे वो वस्तु उसके सामने नहीं है तो भी वो उसको पहचान पा रहा है ना। फिर धीरे धीरे उसमें जब 1.5-2 वर्ष का हो जाता है तो भाषा संबंधी विकास भी होता है। तो भाषा संबंधी विकास का संबंध भी उन परिवर्तनों से है जो कि शिशु को जन्म से केवल, जैसे जन्म जब होता है बच्चे का, जब शिशुअवस्था में होता है बच्चा, तो उस समय सिर्फ रो करके उसकी भाषा क्या होती है? रोने की भाषा होती है। और रो करके वो अपने, जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, और रोता है तो उसकी माँ जो है उसे दूध पिलाती है। तो कहने का मतलब कि रोना उसकी भाषा है शिशुअवस्था में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे वो माँ बोलने लगता है, फिर वो बुआ बोलने लगता है, चाचा बोलने लगता है, नाना बोलने लगता है। धीरे धीरे पहले एक शब्द, फिर 2 शब्द, फिर 2 शब्दों से वो जो है शब्दों के समूह बनाने लगता है, और फिर वो सेंटेंसेस बनाने लगता है और वाक्यों को बोलने में भी समर्थ होता है। तो धीरे धीरे जो है वो बच्चों में फिर भाषा संबंधी विकास भी होता है। फिर आता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का संबंध भी उन योग्यताओं के विकास से ही है जो कि व्यक्ति को जो है समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने और लोगों के साथ संबंधों का निर्माण करने तथा उन्हें कायम रखने में समर्थ बनाती है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक जो विकास है उसका संबंध उन सभी योग्यताओं के विकास से ही है। यानी कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो सिर्फ उसका संबंध उसकी माँ से होता है, सिर्फ वो माँ को पहचानता है और किसी को नहीं पहचानता, उसका संबंध सिर्फ माँ से होता है। धीरे धीरे जो इसके संबंध बढ़ते जाते हैं, फिर वो चाचा, बुआ, नाना, मामा, दादा, दादी सबको पहचानने लगता है। दीदी सबको, जो उसको गोद में लेता है, प्यार करता है, उसको पहचानने लगता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर जब वो 1.5 से 2 साल का हो जाता है, जब वो खेलने लगता है, चलने लगता है, और जब वो बाहर खेलने जाता है तो अपने दोस्तों के साथ भी संबंध बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से उसका सामाजिक विकास हो रहा है ना। तो ये था हमारा सामाजिक विकास। अब चलते हैं बच्चों भावनात्मक। फिर चलते हैं बच्चों भावनात्मक विकास। देखो बच्चों, भावनात्मक विकास भी बच्चों के अंदर जो है इसका भी विकास होता है। देखो कैसे होता है कि जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो वो रो करके अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है ना। जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो कोई भी वस्तु उससे जब छीनते हैं, उससे जब वो समझने लगता है और कोई भी वस्तु उसके पास रखते हैं, बॉल पास में रखते हैं, तो वो उसको लेने की कोशिश करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझे वो चाहिए। और यदि हम उसको और दूर करते हैं तो वो और आगे की ओर बढ़ता है ना। तो वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। कहने का मतलब उसमें भावनात्मक विकास हो रहा है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है और बच्चों को बाहर खेलते देखता है तो उसे भी खेलने का मन करता है, वो भी बाहर जाने की जो है के लिए उत्सुक होता है बच्चों के साथ खेलने के लिए। और जब वो बाहर बच्चों के साथ खेलता है तो जब बाहर क्रिकेट का बैट देखता है या बैडमिंटन देखता है या रैकेट देखता है या बॉल देखता है तो उसे भी मन करता है ये सभी खिलौने उसे भी चाहिए। तो वो भी अपने पेरेंट्स से उसके लिए आग्रह करता है कि उसे भी जो है ये सब खिलौने चाहिए। तो वो अपनी भावनाओं को धीरे धीरे प्रकट करना सीख जाता है। कहने का मतलब ये है कि शिशुअवस्था से लेकर के और
जीवन पर्यंत तक भावनात्मक विकास जो है वो होता रहता है। जैसे कि यदि कोई भी बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है फॉर एग्जांपल, तो उसके मन में एक डर रहता है, एक भय रहता है कि वो गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा, वो किस प्रकार से साइकिल चलाएगा, है ना। और धीरे धीरे जब कोई उसको पकड़ता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है और वो धीरे धीरे पैडल मारता है और धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है और कुछ दिनों के अंदर वो जो है स्वयं अपने आप जो है अपनी साइकिल को खींचना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब कि भावनात्मक विकास भी जो है वो बच्चों के अंदर होता है। और वास्तविक अर्थों में उपयुक्त सभी क्षेत्र जो होते हैं एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न आयाम हैं तथा इनको इसी रूप में हमें समझना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था साइकिल का, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास भी होता है। अब देखिए बच्चों, किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास के अंदर, यदि हम किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास की बात करें तो उसके अंदर संतुलित आहार भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जैसे बच्चा विद्यालय जाने की आयु तक पहुंचता है तो उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं जो होती है बढ़ती जाती है ना। उसके आहार संबंधी जब आवश्यकताएं बढ़ती है तो वो 10 वर्ष की आयु से लड़कों और लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं जो होती है उनमें भिन्नताएं आ जाती है। बिल्कुल सही है। तो उनको भोजन के अंदर सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार हमें देना चाहिए ताकि उनका वृद्धि और विकास अच्छे से हो। और बाल्यावस्था के वर्षों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीके हैं तथा ऐसा ही एक वर्गीकरण यहाँ पर बाल्यावस्था की आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है, जो कि हम नीचे देखने जा रहे हैं। जैसा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि इस वर्गीकरण में निम्नलिखित 3 चरण शामिल होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला, देखिए बच्चों, केशवावस्था जो जन्म से लेकर 6 महीने तक चलती है और 6 से 12 महीने तक, पूर्व विद्यालय वर्ष जो 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष तक, विद्यालय वर्ष जो 7 से 9 वर्ष तक और 10 से 12 वर्ष तक। यहाँ पर ये उल्लेख करना बड़ा ही रोचक है कि लड़कों और लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताएं जो होती है 9 वर्ष की आयु तक एक समान रहती है और 10 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद लड़कों और लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में फर्क होना शुरू हो जाता है। अब लड़कों और लड़कियों के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिनके कारण उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आता है। तो आइए अब हम वृद्धि और स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंधों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वृद्धि और स्वास्थ्य में आपस में क्या संबंध है ना। तो चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, सामान्य वृद्धि जो है वो अपने आप में एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है, हम कह सकते हैं। तो अपेक्षाकृत व्यापक विकास के लिए जो है अनेक संसाधनों की और स्थितियों की आवश्यकता भी होती है। तो वो कौन कौन से संसाधन हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि घर के अंदर पर्याप्त शैक्षिक और भौतिक प्रेरणा जो है बच्चों को मिले तथा यहाँ पर जो है संसाधनों और स्थितियों से हमारा तात्पर्य है कि इनमें से एक प्रेरणादायक वातावरण शामिल हो, यानी कि एक ऐसा घर में बच्चों को ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, है ना, और साफ सफाई मिले, स्वच्छता मिले, पौष्टिक आहार मिले और पॉजिटिव माहौल मिले घर का, तो बच्चों का विकास ऑटोमेटिक ही अच्छा होगा, है ना। जैसे कि हमने उल्लेख किया है कि बच्चों को पर्याप्त स्तनपान की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण होना चाहिए, है ना, उनकी उचित रूप से देखभाल होनी चाहिए बच्चों की। धूम्रपान और मद्यपान जैसी आदतों से माताओं का परहेज भी शामिल किया जाना चाहिए, है ना। घर में कोई धूम्रपान नहीं करता हो, मद्यपान नहीं करता हो, है ना। घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और सकारात्मक माहौल वातावरण होना चाहिए। और हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के साथ जुड़ी सभी कार्यात्मक क्षमताएं हासिल करने के लिए सामान्य वृद्धि एक अनिवार्य स्थिति है, किंतु इसके लिए केवल वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो है वृद्धि के लिए हमने एक चार्ट बनाया है जिसके अंदर यहाँ पर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं और यहाँ पर हमने उनका वजन रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वृद्धि चार्ट हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर 1 वर्ष के जो बच्चे हैं इनका वजन जो है वो कितना दिखा रहा है, ये वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, और वृद्धि हो रही है। लेकिन 2 वर्ष के अंदर देखो वृद्धि कितनी अच्छी हो गई है और वजन भी बढ़ गया है ना। फिर 3.5 वर्ष, ये 3 वर्ष के अंदर देखिए आप, फिर वृद्धि जो है वो बढ़ रही है और विकास भी, वजन भी इसका बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि बच्चे को, कहने का मतलब ये है कि जब ग्राफ का वक्र
ऊर्ध्वगामी दिशा में बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का विकास और वृद्धि ठीक ढंग से हो रहा है ना, और अच्छे से हो रही है। लेकिन यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि पोषक तत्वों में कमी हो रही है या कुपोषण के कारण या बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ आ रहा है बच्चों की वृद्धि और विकास का, इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ व्यवधान आ सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ सकती है ना। यदि यहाँ पर देखो एक प्रश्न दिया है इसके नीचे कि किसी बच्चे को गंभीर अतिसार हो जाए तो इस वृद्धि वक्र की क्या स्थिति होगी। अभी तो सामान्य वृद्धि और विकास को ये ग्राफ दर्शा रहा है कि वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से हो रहा है ना, वजन भी बढ़ रहा है, वजन तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है ना, और वृद्धि भी हो रही है। लेकिन जब बच्चे को बुखार आ जाएगा, अतिसार हो जाएगा, तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, और वृद्धि रुक जाएगी, वजन भी कम हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, है ना। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो वक्र जो होगा वो कैसा जाएगा, ऐसे बढ़ के फिर नीचे आ जाएगा वापस से, है ना, इस तरीके से जाएगा। और एक कुपोषित बच्चे को 2 माह के लिए अच्छा भोजन दिया जाए तो वृद्धि वक्र में क्या अंतर होगा। यदि एक कुपोषित बच्चा है और उसकी सामान्य में वृद्धि बहुत कम है, लेकिन जैसे ही उसको अच्छा भोजन मिलेगा और वैसे ही जो है उसकी वृद्धि ठीक ढंग से होने लगेगी, उसका विकास अच्छे से होने लगेगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृद्धि और स्वस्थ जो होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, और उसे पोषक तत्वों से युक्त भोजन मिलेगा, है ना, और उसको जीवन जीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि और विकास अच्छे से होगा। तो स्वास्थ्य और वृद्धि दोनों ही आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वृद्धि अच्छे से होगी, यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा बच्चों का तो वृद्धि और विकास भी ठीक ढंग से नहीं होगा। यदि ये ग्राफ समतल होता है तो इसका अर्थ ये है कि वृद्धि थम गई है। यदि समतल ग्राफ आ रहा है इसका मतलब वृद्धि रुक गई है, और ऊपर की ओर बढ़ रहा है यानी कि वृद्धि हो रही है, और नीचे की ओर वापस झुक रहा है इसका मतलब बच्चा स्वस्थ वृद्धि पैटर्न से पिछड़ रहा है। तो यदि इस बच्चे को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा और तो वो संक्रमणों से बच जाएगा और उसकी वृद्धि अच्छी होने लगेगी, उसकी वृद्धि में सुधार आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वृद्धि ऑटोमेटिक ही अच्छी होगी, विकास भी अच्छा होगा बच्चों का। तो बच्चों, आज हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। हमने विभिन्न प्रकार के विकासों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है, संवेदनात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भावनात्मक विकास है, भाषा का विकास है, सामाजिक विकास है। इनके बारे में हमने शौक से अध्ययन किया, और आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कल हम बच्चों पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं।